हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हम प्रमुख नस्लों की बात कर रहे थे। तो प्रमुख नस्लों में हम आज फिर से जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की ओर। पशुपालन की बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें हमारे होंगे प्रमुख नस्लों के बारे में क्वेश्चन, और प्रमुख नस्लों में भी हमारे पशु मेले का पहला प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कूट असुमेलित है। तो ये जो मेले हैं वो मतलब कि इनके जगह के स्थान के अनुसार कौन सा असुमेलित है। तो बात करते हैं बलदेव पशु मेले की, कहाँ मेड़ था। मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, तेजाजी पशु मेला मानासर, गोगाजी पशु मेला नौहर। तो बलदेव पशु मेला हमारा मेड़ता नागौर में पड़ता है, सही है। मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है, ये भी सही है हमारा। तेजाजी पशु मेला मानासर, मानासर में नहीं पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में। कहाँ पर पड़ता है, पर्वतसर में पड़ता है। और पर्वतसर कहाँ पर है, डिडवाना कुचामन में है। मानासर में कौन सा मेला पड़ता है, तो मानासर में रामदेव जी का मेला पड़ता है। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है, मानासर नागौर में पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो जो मानासर नागौर में रामदेव जी का मेला पड़ता है, और गोगाजी का पशु मेला कहाँ पड़ता है, नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये याद रखना, नौहर हनुमानगढ़ में गोगाजी का पशु मेला पड़ता है। और इसके अलावा पशु मेलों की बात करें तो मल्लिनाथ पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, जो मल्लिनाथ पशु मेला है, कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। और पुराने जिलों के अनुसार बाड़मेर में है तिलवाड़ा। तो मल्लिनाथ पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है राज्य का। और राज्य का सबसे मतलब लंबा सर्वाधिक समय तक चलने वाला मेला कौन सा है, गोगाजी पशु मेला। गोगाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, और सर्वाधिक लंबा चलता है। और कब से कब तक चलता है, तो जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है, 1 महीने तक चलता है मेला, 1 महीने तक चलता है। ये सर्वाधिक लंबा पशु मेला है। और तेजाजी पशु मेला जो मानासर नागौर में नहीं है, कहाँ पर है, पर्वतसर डिडवाना कुचामन में स्थित है। मानासर नागौर में हमारे रामदेव जी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी मुर्गी की नस्ल अंडा उत्पादन के लिए नहीं है। एनकोवा, व्हाइट लेगहॉर्न, मेनोरका, लेक्सन। कौन सी नस्लें हैं जो अंडा उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं है या फिर उपयुक्त नहीं है। मतलब कि मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण मतलब कि अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन और द्विप्रयोजनी के अनुसार किया था हमने। तो उसके अनुसार मतलब कौन सी नस्लें हैं जिसका अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, एनकोवा, व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोरका और लेक्सन। कौन सी नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेक्सन। लेक्सन नस्ल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस उत्पादन के लिए। किसके लिए, मांस उत्पादन के लिए। और मांस उत्पादन के लिए इसके अलावा कौन सी नस्ल है, तो एक तो ब्रह्मा नस्ल हो गई, एक कोचीन नस्ल हो गई। कौन सी, ब्रह्मा और कोचीन और लेक्सन, तीनों नस्लें जो है वो मांस उत्पादन के लिए प्रयुक्त हैं। बाकी अंडा उत्पादन के लिए देखें तो एनकोवा नस्ल, व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल और मिनोरका नस्ल सबसे आकर्षक सफ़ेद रंग की मुर्गी होती है। सबसे आकर्षक मुर्गी व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल, जो कि मतलब कि सर्वाधिक अच्छे अंडे देती हैं और ज़्यादा अंडे देती हैं। तो व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल, एनकोवा नस्ल और मिनोरका नस्ल अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्लें हैं। नेक्स्ट इसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है, कौन सी मुर्गी की नस्ल सफ़ेद रंग की आकर्षक नस्ल होती हैं। रेड कॉर्निश, रोड आइसलैंड, व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ। सफ़ेद रंग की कौन सी नस्ल होती हैं आकर्षक नस्ल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल। व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल जो है वो किस कलर की होती हैं, वाइट रंग की होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, सबसे आकर्षक नस्ल होती है, अंडा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल। अंडा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल है, कौन सी नस्ल, सर्वोत्तम नस्ल है कौन सी, वाइट लेगहॉर्न नस्ल। और वाइट लेगहॉर्न की बात करें हम तो वाइट लेगहॉर्न नस्ल जो है वो मतलब कि कहाँ की नस्लें हैं, इटली की। कहाँ की नस्लें हैं, इटली की नस्लें हैं। इसके अलावा वाइट लेगहॉर्न की और बात करें तो वाइट लेगहॉर्न नस्ल भूमध्य सागरीय नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं, भूमध्य सागरीय नस्लें हैं, जो कौन सी है, मेडिटेरियन नस्लें हैं। कौन सी है, मेडिटेरियन नस्ल हैं।
ये भी याद रखना, भूमध्य सागरीय नस्लें वाइट लेगहॉर्न। और कहाँ से उत्पन्न है? इटली से उत्पन्न है। सफ़ेद रंग की आकर्षक मुर्गी होती हैं। इसमें कलंगी जो लाल रंग की होती है, कलंगी जो होती है वो लाल रंग की होती हैं। पैर और चोंच जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, पैर और चोंच पीले रंग के होते हैं। सर्वाधिक अंडे देती हैं। कितने अंडे देती हैं? 240 अंडे देती हैं प्रति वर्ष। 240 अंडे प्रति वर्ष देती हैं वाइट लेगहॉर्न नस्ल, जो कि कौन सी है? सफ़ेद रंग की आकर्षक नस्ल होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चौथा प्रश्न क्या है हमारा? मुर्गी में बंध्याकृत मुर्गे को क्या कहते हैं? मुर्गी जो होती है उसमें बंध्याकृत मुर्गे को क्या कहते हैं? जेल्ड, केपोन, विडिर, स्टीर। तो बंध्याकृत मुर्गी को क्या कहते हैं? मतलब कि मुर्गी की शब्दावली में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, केपोन। केपोन जो है वो मुर्गी में बंध्याकृत मतलब कि मुर्गी को कहते हैं। जेल्ड जो हो गया, ये हो गया घोड़े में। घोड़ा जो होता है उसमें बंध्याकृत नर होता है। क्या होता है? बंध्याकृत नर होता है। बंध्याकृत नर किस में होता है? जेल्ड जो होता है बंध्याकृत नर घोड़े में होता है। मुर्गी में बंध्याकृत नर केपोन होता है। और भेड़ में विडर होता है। इसके अलावा बात करें तो भेड़ और बकरी में भी विडर ही होता है। तो भेड़ और बकरी में विडर होता है। स्टीर जो होता है किस में होता है? गाय में स्टीर होता है। और मतलब कि जो भैंसें होती है उसमें बुल्लोक स्टीर होता है। बफेलो बुल्लोक या फिर बफेलो स्टीर होता है। ये भी याद रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, केपोन। तो नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? ऊँट में उसके कुल या फैमिली को क्या कहते हैं? ऊँट में उसका कुल या फैमिली होती है, फैमिली जो होती है उसको क्या कहते हैं? कैमिलियस बैक्टीरियंस, कैमिलियस ड्रोमेडेरेंस। तो क्या कहते हैं इसमें? मतलब कि ऊँट में कुल या फैमिली को तो कैमिलिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमिलिडी कहते हैं। बाकी कैमिलियस जो होता है इसका जीनस होता है। क्या होता है? जीनस। जिसे क्या कहते हैं? हम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश क्या होता है? इसमें कैमिलिडी होता है। इसके अलावा बात करें तो कैमिलियस होता है वंश, और कैमिलिडी इसमें कुल होता है। इसके अलावा बात करें तो जो कैमिलियस बैक्टीरियंस होती हैं वो जाति होती हैं किसकी? दो कुबड़ वाले ऊँट की जाति क्या होती हैं? कैमिलियस बैक्टीरियंस। और एक कुबड़ वाले ऊँट की जाति क्या होती हैं? कैमिलियस ड्रोमेडेरस। तो कैमिलियस ड्रोमेडेरस जो होती हैं एक कुबड़ वाले की जाति होती हैं, और दो कुबड़ वाले की जाति कैमिलियस बैक्टीरियंस होती हैं। और कैमिलियस इनमें जीनस होता है। जीनस क्या होता है? कैमिलियस होता है। ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो 9 नस्लें ऊँटों की पंजीकृत हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है हमारा? विश्व की भेड़ों में सबसे भारी भरकम नस्लें हैं? जैसलमेरी नस्ल, नेलोर नस्ल, लिंकन नस्ल, एंग्लो नुबियन नस्ल। तो विश्व में भेड़ों की सबसे भारी भरकम नस्ल विश्व की पूछी है तो लिंकन नस्ल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंकन नस्ल जो है वो विश्व में भेड़ों की सबसे भारी भरकम नस्ल हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लिंकन नस्ल जो है वो विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल हैं। भेड़ की नस्ल हैं। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की नस्लें हैं। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की नस्लें हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारे नेलोर नस्ल जो है वो भारत की सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। नेलोर जो हैं भारत की सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। कहाँ की हैं ये? तो नेलोर नस्ल आंध्र प्रदेश की नस्ल हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारी जो ये नेलोर नस्लें हैं वो बकरी जैसी दिखाई देती हैं। बकरी जैसी दिखाई देने वाली एकमात्र नस्ल है भेड़ की नेलोर नस्ल। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। भारत की सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। इसके अलावा अब भारत विश्व की बात कर ली तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे भारी भरकम नस्ल जैसलमेरी नस्ल जो है वो राजस्थान की सबसे भारी भरकम नस्ल हैं। और इसका जो हमारा विश्व की सबसे भारी भरकम भेड़ों का आंसर हो गया डी सी, लिंकन नस्ल। इसके अलावा एंग्लो नुबियन नस्ल जो है बकरी की नस्ल हैं और सबसे भारी भरकम विदेशी नस्लें हैं। सबसे भारी भरकम या बड़े आकार की नस्लें हैं विदेशी नस्ल। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? तो निम्न में से किस भेड़ की नस्ल में स्वेटर और ऊनी वस्त्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाली महीन ऊन नहीं पाई जाती?
तो भेड़ की नस्ल में से स्वेटर और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो अच्छी गुणवत्ता वाली महीन ऊन, मतलब कि पतली ऊन होती है, पतली ऊन से स्वेटर और ऊन बनाए जाते हैं, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिससे ये नहीं बनते हैं? तो किस में महीन ऊन या छोटी ऊन नहीं पाई जाती? तो बात करते हैं हम मेरिनो नस्ल, चोकला नस्ल, मगरा नस्ल, मारवाड़ी नस्ल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल है, इससे कौन सी नस्ल, मतलब कौन सी ऊन प्राप्त होती है? तो निम्न श्रेणी की मोटी ऊन प्राप्त होती है। कौन सी? निम्न श्रेणी की मोटी ऊन प्राप्त होती है, जिससे क्या बनाए जाते हैं? हमारे गलीचे और कारपेट बनाए जाते हैं। गलीचे और कारपेट इससे बनाए जाते हैं मारवाड़ी नस्ल से। तो इससे महीन ऊन प्राप्त नहीं होती, जिससे स्वेटर और ऊनी वस्त्र नहीं बनते। तो किससे, मतलब किससे बनते हैं? तो सबसे अच्छी ऊन मेरिनो की बनती है। किसकी बनती है? मेरिनो नस्ल जो है विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल, इसकी सबसे महीन ऊन पाई जाती है। सबसे महीन ऊन किस नस्ल की पाई जाती है? तो मेरिनो नस्ल की विदेशी नस्लें हैं। कहाँ की हैं? स्पेन की। कहाँ की हैं? हमारी स्पेन की नस्ल है ये विदेशी नस्ल, जिससे मतलब कि महीन ऊन प्राप्त होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है, जिससे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और मेरिनो नस्ल है जिसका ऊन कितना प्राप्त होता है? 5 से 9 किलो। सर्वाधिक ऊन देती है ये नस्ल साल की, 5 से 9 किलो ऊन देती है साल की। इसके अलावा राजस्थानी मतलब कि भेड़ों की बात करें तो चोकला नस्ल है। चोकला नस्ल है जिसको क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो। क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो। किसे कहते हैं? चोकला नस्ल को। कहाँ पाई जाती हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इससे ऊन कितनी प्राप्त होती हैं? तो 1.5 से मतलब सॉरी 2 से 3.5 किलो ऊन, 2 से 3.5 किलो ऊन प्राप्त होती हैं चोकला नस्ल से, जो कि राजस्थान में सबसे महीन ऊन प्राप्त होती हैं। इससे भी मतलब कि स्वेटर और ऊनी वस्त्र बनाए जा सकते हैं चोकला नस्ल से। इसके अलावा बात करें तो मगरा नस्ल। मगरा नस्ल जो है वो हमारे किस क्षेत्र की हैं? बीकानेर और चूरू साइड की नस्ल हैं, और इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। तो ये याद रखना, बीकानेरी चोकला किसे कहते हैं? मगरा नस्ल को, जिससे भी स्वेटर और ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ी नस्ल हैं जिससे उच्च गुणवत्ता वाली महीन ऊन नहीं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न क्या है हमारा? भेड़ की किस नस्ल की खाल से पेल्ट या लेदर तैयार किए जाते हैं? पेल्ट या लेदर, लेदर की जो अच्छी गुणवत्ता वाला लेदर होता है, अच्छा लेदर होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? रोम्बलेट नस्ल से, कराकूल नस्ल से, मेरिनो नस्ल से, जैसलमेरी नस्ल से। तो पेल्ट और लेदर किससे प्राप्त होता है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कराकूल नस्ल। कराकूल नस्ल है उससे पेल्ट और लेदर प्राप्त किया जाता है। और कराकूल नस्ल की बात करें तो इसमें मोटी ऊन होती हैं, और इसकी खाल जो होती है, खाल अच्छी होती हैं, जिससे पेल्ट और लेदर बनते हैं, या फिर अच्छी मतलब कि लेदर के सामान बनाए जाते हैं। रोम्बलेट नस्ल, रोम्बलेट नस्ल जो है उसको क्या कहते हैं? रोम्बलेट नस्ल को फ्रेंच मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच मेरिनो। फ्रेंच मेरिनो किसे कहते हैं? रोम्बलेट नस्ल को कहते हैं, जो कि हमारी फ्रांस की नस्लें हैं। कहाँ की हैं? फ्रांस की नस्लें हैं। और जो मतलब कि मेरिनो के साथ संकर किया जाता है राजस्थानी या भारतीय नस्लों में, उसकी जगह पर रोम्बलेट का उपयोग किया जाता है। रोम्बलेट नस्ल है उसका उपयोग किया जाता है। और इस रोम्बलेट और मेरिनो के संकर से मतलब कि राजस्थानी किन भेड़ों का सुधार हुआ है? तो चोकला और मालपुरा को मिलाकर अविकालीन और अविवस्त्र बनाई गई हैं। अविकालीन में तो रोम्बलेट या मेरिनो और मालपुरा का संकर हुआ है, और रोम्बलेट या मेरिनो प्लस चोकला का संकर अविवस्त्र में हुआ है, अविवस्त्र में। और ये किसके द्वारा तैयार है? तो दोनों CSWRI द्वारा तैयार हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है हमारा? भेड़ में ऊन कतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ों में ऊन उतारते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शेयरिंग, लैम्बिंग, टपिंग और ब्लेटिंग। तो इसको मैं 360 डिग्री के हिसाब से बताता हूँ आपको। तो इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शेयरिंग जो है वो ऊन कतरने की प्रक्रिया होती है भेड़ों में। तो पूछ ले ऊन कतरने की प्रक्रिया क्या होती है? तो शेयरिंग होती है भेड़ों में भी और सभी में, मतलब कि जिसमें भी ऊन प्राप्त होती है उसमें शेयरिंग ही कहते हैं। बाकी लैम्बिंग, लैम्बिंग क्या होता है? भेड़ों में प्रसव प्रक्रिया, प्रसव प्रक्रिया क्या होती है? लैम्बिंग होती है। इसका बछड़ा क्या होता है? तो लैम्बिंग होता है, लैम्ब हो गया, लैम्ब इसका बछड़ा होता है। बछड़ा क्या होता है? लैम्ब होता है। इसके अलावा बात करें तो हमारी टपिंग, टपिंग क्या होती है इनमें? मतलब कि मेटिंग,
मेटिंग या समागम, मेटिंग या समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टपिंग कहते हैं इसमें। तो ये याद रखना, मेटिंग या समागम क्या कहते हैं, टपिंग कहते हैं। ब्लेटिंग, ब्लेटिंग जो होता है इसमें स्ट्रेस चक्र है, स्ट्रेस चक्र चलता है, उस समय जो स्ट्रेस डे आता है उसमें ये जो बोलती हैं उसे ब्लेटिंग कहते हैं इसमें। बाकी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शेयरिंग। शेयरिंग जो है वो ऊन कतरने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, पेड़ों में मध्य चक्र या स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है। पेड़ों में मध्य चक्र या स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है, 20, 21, 23, 17। तो स्ट्रेस चक्र या मध्य चक्र कितने दिनों का होता है इसमें, 17, 16.5 या फिर 16.5 या फिर 17 दिनों का इसमें स्ट्रेस चक्र होता है। इसके अलावा बात करें तो 23 किस में होता है, ऊँट में। ऊँटनी जो होती है उसमें स्ट्रेस चक्र या फिर मध्य चक्र जो होता है वो 23 दिनों का होता है। इस जो ये जो स्ट्रेस चक्र या मध्य चक्र होता है इसमें मतलब कि इन्हें गबहन किया जा सकता है या फिर इन्हें इनकी मेटिंग कराकर मतलब कि इन्हें गर्भित किया जा सकता है। तो 21 किस में होता है, तो गाय और भैंस में। गाय और भैंस में कितने दिनों का स्ट्रेस चक्र होता है, 21 दिनों का। और 20 जो हो गया बकरी का। बकरी का स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है, 20 दिनों का। पेड़ों का कितना होता है, 16.5 या 17। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, कड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं। तो कड़क मुर्गी के या कड़क मुर्गे के मांस को, कड़क मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं। व्हील, व्हील किसको कहते हैं, तो बछड़े के मांस को कहते हैं। बछड़े के मांस को, जो गाय का बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। और इसके अलावा बीफ, बीफ किसे कहते हैं, गाय के मांस को। गाय का जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। बफन, बफन या फिर कारा बीफ, बफन या कारा बीफ जो होता है वो किसके मांस को कहते हैं, कारा बीफ। ये भैंस के मांस को कहते हैं। बफन तो हो गया हमारा मतलब रिवर भैंस का मांस, रिवर भैंस का मांस जो होता है उसको क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। और कारा बीफ जो हो गया मतलब कि हमारी स्वैम्प बफेलो, स्वैम्प बफेलो के मांस को कारा बीफ कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेंडर। टेंडर जो होता है किसे कहते हैं, कड़क मुर्गी के मांस को कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। बकरी के मांस की बात करें, बकरी की के मांस को, बकरी के मांस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हमारा चेवोन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेवोन जो है बकरी के मांस को कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, भेड़, बकरी, खरगोश और हिरण। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, खरगोश। खरगोश जो होते हैं उससे अंगोरा ऊन प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारी बकरी, बकरी जो है उसकी अंगोरा नस्लें हैं, बकरी की अंगोरा नस्लें हैं जिससे क्या प्राप्त होती हैं, मोहेर। इसके शरीर पर घने बाल होते हैं उन्हें मोहेर कहते हैं। और ये जो नस्लें हैं वो भेड़ जैसी दिखती हैं, भेड़ जैसी दिखाई देती हैं, भेड़ जैसी दिखाई देती हैं। अंगोरा नस्ल बकरी की नस्लें हैं और इससे मोहेर प्राप्त होती हैं। अंगोरा नस्ल कहाँ की हैं, तो तुर्की की नस्लें हैं, तुर्की की नस्लें हैं। तो ये याद रखना, विदेशी नस्लें हैं, अंगोरा नस्ल तुर्की की हैं। एकमात्र नस्ल जो भेड़ जैसी दिखाई देती हैं और इससे मोहेर बाल प्राप्त होते हैं। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो खरगोश से। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा हमने भेड़ की बात की तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जो बकरी जैसी दिखती है, नेल्लोर नस्ल। नेल्लोर नस्ल भेड़ की बकरी जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न क्या है हमारा, किस बकरी की नस्ल को मजीठी नस्ल या फिर मजीठी नस्ल कहते हैं। पर्वतसरी नस्ल को, देवगढ़ी नस्ल को, बारबरी नस्ल को, टोकनबर्ग नस्ल को। तो किस नस्ल को मजीठी नस्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़ी नस्ल को मजीठी नस्ल कहते हैं। और मजीठी नस्ल क्यों कहते हैं, तो इसके शरीर पर मतलब कि पहले से तो भूरा रंग होता है, भूरे रंग प्लस पूरे धब्बे पाए जाते हैं, प्लस पूरे धब्बे पाए जाते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, मजीठी नस्ल कहते हैं। कहाँ की नस्लें हैं ये, तो हमारी देवगढ़ी नस्ल उदयपुर की नस्ल हैं। कहाँ की हैं, उदयपुर की नस्ल हैं मजीठी नस्ल। इसके अलावा दूसरी नस्लों की बात करें तो पर्वतसरी नस्ल, पर्वतसरी नस्ल कहाँ की नस्ल है, पर्वतसर साइड की नस्ल है, पर्वतसर नागौर साइड की नस्लें हैं। डिडवाना, पर्वतसर डिडवाना कुचामन में आता है, डिडवाना कुचामन की नस्लें हैं। और इसकी नस्ल की बात करें तो ये जो हैं सिरोही जैसी दिखती हैं। पूरा इसका कैरेक्टर जो होता है सिरोही जैसा होता है, बस इसमें क्या होती हैं, धनुषाकार पीठ नहीं होती हैं। ये पॉइंट याद रखना, धनुषाकार पीठ नहीं होती हैं, इसमें अनुपस्थित होती है धनुषाकार पीठ, बाकी
पूरी पर्वतसरी जैसी मतलब सिरोही जैसी नस्ल होती हैं, इसमें भी 1 से 1.5 किलो दूध पाया जाता है पर डे का, और मतलब कि सिरोही जैसी दिखाई देती हैं, इसका रंग भी सिरोही जैसा होता है। बाकी इसके अलावा बात करें तो बारबरी नस्ल, बारबरी नस्ल को कहते हैं शहर की बकरी, शहर की बकरी, शहर की बकरी या फिर शहरी बकरी किसे कहते हैं, बारबरी नस्ल को कहते हैं। इसके अलावा टोकनबर्ग नस्ल को क्या कहते हैं, मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसमें सर्वाधिक दूध पाया जाता है 5 से 6 लीटर पर डे, 5 से 6 लीटर पर डे गाय जितना दूध पाया जाता है, मतलब कि नॉर्मल जो गाय होती है भारवा गाय उसमें भी 5 से 6 लीटर ही पाया जाता है, तो टोकनबर्ग नस्ल में सर्वाधिक दूध पाया जाता है, इसी कारण इसे मिल्क चैंपियन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, देवगढ़ी नस्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन का कमेंट करना, मतलब कि मिल्क क्वीन किसे कहते हैं, बकरियों में मिल्क क्वीन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर कमेंट करना, क्या करना, कमेंट करना, इसका आंसर मिल्क क्वीन किस नस्ल को कहते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, तो 14वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नस्ल है पाकिस्तानी, बकरी की पाकिस्तानी नस्ल है, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की पाकिस्तानी निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल पाकिस्तान के झेलम, सामलकोट और गुजरावाला क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये पाकिस्तानी नस्ल नहीं है, झेलम, सामलकोट और गुजरावाला क्षेत्र में पाई जाती हैं। जमुनापुरी नस्ल, बीटल नस्ल, सिरोही नस्ल, झकराना नस्ल, तो ये जो एकमात्र नस्लें हैं जो कि पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, बीटल नस्ल। राजस्थानी नस्ल हैं पंजाब की नस्ल हैं, पंजाब से उत्पन्न है बीटल नस्ल, और कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान के झेलम, सामलकोट और गुजरावाला क्षेत्र में। और बीटल नस्ल की बात करें तो ये जमुनापुरी से छोटी नस्ल होती हैं, जमुनापुरी से मिलती जुलती नस्ल होती हैं पर छोटी नस्ल होती हैं। और इसकी बात करें तो बीटल नस्ल जो है वो, इसमें मतलब ऊन प्राप्त होते हैं, दूध होता है 2 से 3 लीटर दूध होता है पर डे का। और इसके अलावा बात करें तो बीटल नस्ल जो है वो मतलब कि इसमें रोमन नोजा या तोतापुरी नाग पाया जाता है, जो कि जमुनापुरी से छोटा पाया जाता है, इसी कारण इसे मतलब कि अगर जमुनापुरी आ जाए ऑप्शन में तो जमुनापुरी सही माना जाता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या है हमारा, बकरी की शब्दावली में असुमेलित कौन सा है, वयस्क नर, बक बिल्ली, बक यहाँ बिल्ली, और वयस्क मादा डोई, स्ट्रेस में बोलना ब्लेटिंग, मेटिंग प्रक्रिया किडिंग, तो इसमें जो असुमेलित कौन सा है, वयस्क नर को बक या बिल्ली कहते हैं, वयस्क मादा को डोई कहते हैं, सही है। स्ट्रेस में बोलना इन्हें ब्लेटिंग कहलाता है, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में बोलना ब्लेटिंग कहलाता है, मेटिंग की प्रक्रिया किडिंग, ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। असुमेलित कौन सा है, तो मेटिंग की प्रक्रिया किडिंग कहलाती है। मेटिंग की प्रक्रिया इसमें क्या कहलाती है हमारी, मतलब कि बकरी में मेटिंग की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है, क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। गाय भैंस और बकरी में मेटिंग की प्रक्रिया, गाय भैंस बकरी और मुर्गी, इनमें मेटिंग की प्रक्रिया कहलाती हैं, सर्विंग कहलाती हैं। इसके अलावा बात करें तो किडिंग क्या होता है, इसमें प्रसव प्रक्रिया क्या होती हैं, किडिंग कहलाती हैं। ये क्वेश्चन आप रट लेना, इनकी शब्दावली पूरी रट लेना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न किससे मिलेंगे, हमारे मतलब कि शब्दावली से मिलेंगे। ओनली पशुओं की शब्दावली, जो प्रमुख पशुओं की नस्लें हैं उनकी शब्दावली से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखना। और किड इसमें नवजात को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, ये असुमेलित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 16वां प्रश्न क्या है, टोडा भैंस किस राज्य की नस्लें हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। टोडा जो नस्लें हैं भैंस की नस्लें हैं, किस राज्य की नस्लें हैं, तो आंध्र प्रदेश की, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं टोडा नस्ल, और टोडा नस्ल आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं जिसे हिंसक नस्लें मतलब हिंसक नस्लें टोडा नस्ल, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका उपयोग मनोरंजन के रूप में किया जाता है, हिंसक नस्लें हैं। और टोडा नस्ल जो है वो मतलब कि साउथ साइड की नस्लें हैं, और इसके अलावा साउथ साइड ही एक और नस्लें हैं भैंस की, साउथ कनारा नस्ल हैं। कौन सी हैं, साउथ कनारा नस्ल किसकी हैं, हमारी मतलब कि साउथ साइड की नस्लें हैं, और भैंस की 2 नस्लें ही हैं, साउथ साइड की टोडा और साउथ कनारा, ये याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न क्या है हमारा, भैंसों में श्वसन दर कितनी पाई जाती हैं, 5 से 7,
8 से 18, 20 से 25, 15 से 30। सॉरी, इसमें मिस प्रिंटिंग की वजह से मतलब कि श्वसन दर जो होती हैं वो भैंस में कितनी पाई जाती है, 16 से 18। कितनी पाई जाती है, 16 से 18 पाई जाती हैं। सॉरी, ये तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 16 से 18। 16 से 18 जो होती है इसमें मतलब कि श्वसन दर पाई जाती हैं। इसके अलावा नाड़ी दर की बात करें भैंस में तो 40 से 45 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 40 से 45 पाई जाती हैं नाड़ी दर, और श्वसन दर 16 से 18 पाई जाती है। तो 8 से 18 किस में पाई जाती हैं, तो 8 से 18 हमारे सूअर में पाई जाती हैं। 8 से 18 किस में पाई जाती हैं, सूअर में। तो सूअर में कितनी पाई जाती है, 8 से 18, और 16 से 18 हमारी भैंस में पाई जाती हैं श्वसन दर, और 20 से 25 जो हमारी गाय में पाई जाती हैं। गाय में कितनी पाई जाती है, गाय में 20 से 25। 15 से 30 मुर्गी में, 15 से 30 मुर्गी में श्वसन दर, और 5 से 7 ऊँट में। 5 से 7 किस में पाई जाती है, ऊँट में। सबसे कम किस में पाई जाती है, ऊँट में श्वसन दर पाई जाती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ई ऑप्शन मान लेते हैं, 16 से 18 प्रति मिनट पाई जाती हैं भैंस में। तो ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। 8 से 18 तो सूअर में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न क्या है हमारा, भैंसों में गर्भकाल कितने समय का होता है, 342 दिन, 310 दिन, 147 दिन, 280 दिन। तो सभी के गर्भकाल की बात करते हैं। चलो, तो भैंसों में पहले भैंसों में देखते हैं, तो 310 दिन। 310 दिन भैंसों में गर्भकाल पाया जाता है। इसके अलावा 280 दिन किस में पाया जाता है, गाय में। गाय में 280 दिन पाया जाता है। 147 दिन भेड़ में पाया जाता है। 147 से 150 दिन भेड़ में पाया जाता है। और 342 दिन किस में पाया जाता है, तो घोड़ी में। घोड़ी में कितना पाया जाता है, 342 दिन पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो बकरी में कितना पाया जाता है, 150 से 155। 150 से 155 किस में पाया जाता है, बकरी में। इसके अलावा बात करें तो 62 दिन 62 दिन जो है किस में पाया जाता है, मतलब कि कुत्तिया में। कुत्तिया जो होती है उसमें कितना पाया जाता है, 62 दिन। 114 दिन 114 दिन किस में पाया जाता है, तो 114 दिन हमारे सूअर में पाया जाता है। किसमें, सूअर में 114 दिन पाया जाता है। तो सबकी बात होगी, सभी नस्लें जो पंजीकृत हैं उसकी बात हो गई। कितना कितना पाया जाता है, 114 सूअर में पाया जाता है, 150 से 155 बकरी में पाया जाता है, 62 जो होते हैं कुतिया में पाया जाता है, 342 हमारे घोड़ी में पाया जाता है, 310 हमारी भैंस में पाया जाता है, और 147 हमारी भेड़ में पाया जाता है। और लास्ट गाय जो होती हैं हमारी गौ माता, उसमें कितना पाया जाता है, 280 दिन। तो ये गर्भकाल हो गया सबका। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी नस्ल ब्राउन स्विच और एचएफ के संकर से बनी है। ब्राउन स्विच और एचएफ के संकर से कौन सी नस्ल बनी है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रीजवाल, गंगा, कर्ण फ्राइजेज या फिर वृंदावनी। ब्राउन स्विच और एचएफ की संकर से कौन सी नस्ल बनी है, ऑप्शन नंबर डी, वृंदावनी नस्ल जो है वो ब्राउन स्विच और एचएफ से संकर से बनी है। इसे जर्सी और हरियाणा के संकर से भी बनाया जाता है। हरियाणा जो नस्ल है उसके संकर से बना सकते हैं वृंदावनी नस्ल को। और किसके द्वारा बनाई गई है, तो IVRI इज्जतनगर। IVRI जो जिसका सेंटर कहाँ है, इज्जतनगर है, उसके द्वारा विकसित है। ब्राउन स्विच और एचएफ के संकर से बनी है वृंदावनी नस्ल। इसके अलावा बात करें तो कर्ण फ्राइजेज किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। एचएफ और किसके, थारपारकर के संकर से बनी है। एचएफ और थारपारकर के संकर से बनाई गई है कर्ण फ्राइजेज। और गंगा नस्ल जो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है, क्योंकि ये भी नवीनतम नस्ल तैयार की गई हैं 2019 में तैयार की गई हैं। और गंगा जो नस्लें हैं किसके संकर से बनी है, गिर, साहिवाल और रेड सिंधी के संकर से बनाई गई हैं। किसके द्वारा बनाई गई, तो NDRI जो है करनाल हरियाणा, उसके द्वारा बनाई गई हैं। इसके साथ ही इसके देहरादून जो है उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड उत्तराखंड में है, उसके द्वारा भी सहयोग किया गया है। NDRI और देहरादून के द्वारा, दोनों के द्वारा बनाई गई हैं गंगा नस्ल, 2019 में बनाई गई हैं। और किस किस के संकर से, गिर, साहिवाल और रेड सिंधी के संकर से बनी है। और फ्रिजवाल जो नस्लें हैं वो सिंथेटिक नस्लें नहीं, जो कि अभी ऐड की गई हैं 2024 में। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा असुमेलित है, सूअर का वंश सस होता है, घोड़े में नवजात फोल होता है, मुर्गियों में कुल इक्विटी होती हैं, घोड़े में बंध्याकृत नर चेल्ड होता है। तो इसमें कौन सा असुमेलित है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुर्गियों में जो कुल होता है उसको क्या कहते हैं, मुर्गियों में जो कुल होता है उसे कुल या फिर फैमिली को क्या कहते हैं, मुर्गियों में फैसिनिडी।
कुलियों में फेसिनिडी कहते हैं। मुर्गियों में कुल या जो फैमिली होती है उसे फेसिनिडी कहते हैं। इक्विडी किसमें कहते हैं तो घोड़े में कहते हैं। घोड़े में इक्विडी कहते हैं। बाकी घोड़े में पंद्या के अंदर जेल्ड होता है। घोड़े में नवजात फोल होता है। सुअर में वंश होता है सस। और सुअर में जो उनका जाति क्या होती है सस डोमेस्टिक होती हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जिसमें पशु पालन की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।